हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे घूर्णन गति में न्यूटन के नियम। घूर्णन गति में न्यूटन के नियम सेम वही हैं जैसे रेखीय गति के अंदर होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे कि घूमने वाली जो अक्ष होती है उसके सापेक्ष इसमें जो आपके नियम लगेंगे वो कैसे लगेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहला नियम पढ़ेंगे जो कि जैसे उसमें था आपका जड़त्व पहला नियम, वैसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या आएगा आपका पहला नियम। किसी अक्ष के सापेक्ष घूमने वाला दृढ़ पिंड अपनी विरामावस्था या घूर्णन अवस्था को क्या करता है, बनाए रखना चाहता है जब तक कि उस पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाया जाता। यानी ये भी कैसा नियम है, जैसे हमने जड़त्व का नियम देखा था सरल रेखीय गति के अंदर, उसमें भी वस्तु क्या करती है, अगर किसी सरल पथ पर गति करती है तो वह अपनी गति अवस्था या विराम अवस्था को बनाए रखना चाहती है। और जब कब तक बनाए रखना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। अब आप देखेंगे इसमें भी क्या हो रहा है, जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तब तक कोई भी पिंड किसी अक्ष के सापेक्ष अगर घूम रहा है या विराम अवस्था में है तो वो उसी अवस्था को बनाए रखने की कोशिश या चाह रखता है। ठीक है, तो यही क्या है, उसका घूर्णन गति में न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, द्वितीय नियम देखेंगे। और द्वितीय नियम क्या होता है कि पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर जो होगी वो उस पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। क्या होगा उसमें, जो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर होती है वो उस पर लगाए गए बल आघूर्ण के क्या होगी, बराबर हो जाएगी। यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि जो बल आघूर्ण है टॉ इक्वल्स टू डी एल वेक्टर बाय डी टी हो जाएगा, जो कि हमने एल वेक्टर पहले अपने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, उससे कोणीय संवेग बताया गया था। अगर आप क्या करें उसका टाइम के रिस्पेक्ट में यानी समय के सापेक्ष आप क्या करें उसका अवकलन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका बल आघूर्ण कहलाएगा। यानी इसमें संवेग में परिवर्तन की दर जो होगी वो बल आघूर्ण होगी। अब हम तीसरे नियम पर आएंगे, तो तीसरे नियम पर हमने उसके अंदर भी देखा था न्यूटन के सरल रेखीय गति के नियम में कि क्या होगा कि अगर कोई भी एक वस्तु कार्य कर रही है तो उसकी विपरीत भी कोई ना कोई कार्य करता है, यानी कोई ना क्रिया के प्रति एक विपरीत क्रिया भी होती है। तो हम यहाँ पे हम वही देखेंगे कि यदि एक पिंड दूसरे पिंड पर कोई बल आघूर्ण लगाता है, यानी एक पिंड क्या कर रहा है, आपका किसी दूसरे पिंड पर बल आघूर्ण लगाता है, उसे घुमाने की कोशिश करता है, तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर उसी के बराबर परंतु विपरीत डायरेक्शन में क्या करेगा, बल आघूर्ण लगाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका कोई पहिया घूमता है तो यहाँ पर ये पहिया अगर इधर से बल आघूर्ण लगाता है तो यहाँ पर विपरीत डायरेक्शन में भी इसके अंदर भी क्या होता है, एक और रिंग चलती जिससे ये घूमता है। ठीक है, तो यानी इसमें भी क्या होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। जैसे कि आप रोड, आपकी जो ट्रेन चलती है तो उस पर आपको ऐसा लगता है कि पीछे तरफ रोड जा रहा है और आपकी ट्रेन आगे चल रही है, तो उसमें जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होगा वो उसी के अंदर आप देख सकते हैं। और बल आघूर्ण के अकॉर्डिंग भी उसी के अंदर आप देखेंगे, लेकिन ये दो रोलिंग चीज़ों के बीच में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो तीसरा नियम है वो क्या है कि एक पिंड दूसरे पिंड पर कोई बाह्य बल आघूर्ण लगाता है, बाह्य बल आघूर्ण लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड पर क्या होगा, उसी के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में क्या लगाता है, बल आघूर्ण टॉर्क लगाएगा। अब हम देखेंगे ये तो जो घूर्णन गति में न्यूटन के नियम है ये, और आपके सरल रेखीय गति में न्यूटन के नियम, तीनों ही जो नियम है, दोनों ही नियम आपके दोनों गति में न्यूटन के नियम सेम है। बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है कि उसमें जो पिंड की गति होती है वो सरल रेखीय होती है और इसके अंदर जो गति होगी वो कौन सी गति हो जाएगी, घूर्णन गति हो जाएगी।
अब हम देखेंगे कि कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कैसे लगाते हैं या क्या इसके अंदर होगा। तो हम देखेंगे कि माना कोई पिंड किसी बाह्य बल आघूर्ण के अंतर्गत किसी अक्ष के सापेक्ष घूमता है, ठीक है। तो घूर्णन गति में न्यूटन के नियम से पिंड के कोणीय संवेग परिवर्तन की दर जो होगी वो हमने अभी देखी है, वो क्या होगी, उस पिंड पर लगाए गए बल आघूर्ण के बराबर होती है। जैसे कि हमने ये न्यूटन के नियम से लिखा है, टॉ इक्वल्स टू dl/dt। अब हम बोल रहे हैं कि यदि आपका टो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो dl/dt भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा। और ये dl/dt जीरो कब होगा, जब ये l वेक्टर जो है संवेग कोणीय संवेग, ये संवेग क्या हो, स्थिर हो। क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होगा। और आप बोल रहे हो ये ऑलरेडी जीरो है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और ये जीरो कब होगा, जब ये क्या हो जाए, एल वेक्टर कांस्टेंट हो जाए। इसलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, आपका संवेग संरक्षित रहता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा, अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी अक्ष के सापेक्ष घूम रहे पिंड पर यदि बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो पिंड का कोणीय संवेग क्या रहता है, स्थिर रहता है। यानी आपका अगर एल टॉ वेक्टर जीरो है तो उसका कोणीय वेग क्या होगा, स्थिर आई ओमेगा होगा, ठीक है। अब हम इसमें स्पेशल केसेस देखेंगे, विशेष स्थितियाँ। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यदि दो अलग अलग परिस्थितियों में एक ही पिंड के जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाए, आपके I1 और I2 हो जाए, ठीक है। दो अलग अलग परिस्थितियां हैं, लेकिन पिंड आपका क्या है, वस्तु आपकी एक ही है और उस पर जड़त्व आघूर्ण क्या हो रहा है, अलग अलग लग रहे हैं। एक पर लग रहा है I1 और एक पर लग रहा है आपका I2। और उनके संगत कोणीय वेग भी होंगे, अलग अलग होंगे। तो एक पर ओमेगा 1 लग रहा है तो एक पर क्या लगेगा, ओमेगा 2 लगता है। अब आप देखते हैं कि इस पे बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में, यानी इन पर कोई बाह्य बल आप आघूर्ण नहीं लगाते हैं, तो टो वेक्टर इक्वल्स टू dl वेक्टर बाय dt इक्वल्स टू तो जीरो हो गया। जिससे आपका यहाँ पर I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 हो जाएगा। यानी ये क्या है, L वेक्टर कांस्टेंट होगा और L वेक्टर कांस्टेंट होगा। तो हमने देखा है कि L वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, आई ओमेगा होगी। तो यहाँ पर दोनों ही मतलब पिंड पर जो दोनों केसेस के अंदर अलग अलग परिस्थितियों में जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग का जो गुणनफल है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। या तो आपका इस पर जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा होगा तो इस पर क्या हो जाएगा, आपका कोणीय वेग कम होगा। इस पर अगर आपका जड़त्व आघूर्ण ज़्यादा है तो इस पर कोणीय वेग कम हो जाएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे से भले डिफरेंस हो, लेकिन इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होगा, इक्वल आएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पे जो जड़त्व आघूर्ण कोणीय संवेग होगा आपका, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब हम देखेंगे सेकंड स्पेशल केस। इसमें क्या होगा, यदि पिंड के किसी कण पर बाह्य बल F वेक्टर क्या हो जाए, शून्य हो। आप कोई बाह्य बल किसी भी कण पर लगा ही नहीं रहे हैं तो कण का रेखीय संवेग और कोणीय संवेग दोनों ही क्या रहते हैं, संरक्षित रहेंगे। अगर आप उस पर बाह्य बल नहीं लगा रहे हैं तो F वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, देन dp/dt भी क्या हो जाएगा, जीरो। और ये जीरो कब होगा, जब P वेक्टर क्या हो जाएगा, स्थिर यानी कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे कि जो टो वेक्टर होता है आपका बल आघूर्ण, वो क्या हो जाएगा, आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर है। देन यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, टो वेक्टर इक्वल्स टू जीरो है। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो dl वेक्टर बाय dt है वो भी क्या होगा, जीरो। और ये जीरो कब होगा, जब l वेक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। और आप यहाँ देखेंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, जीरो होगा। कब होगा, जब ये दोनों आर वेक्टर और एफ वेक्टर क्या हो, समांतर होंगे, यानी केंद्रीय बल हो। तो अर्थात आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच जो एंगल होगा वो कितना हो जाए, 0 डिग्री हो। तब आपका टो वेक्टर इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम कौन सा लगाएंगे,
आर एफ साइन थीटा लगाएंगे, और आर एफ साइन थीटा 0 कब होगा, जब ये दोनों क्या होंगे, समांतर यानी ई की डायरेक्शन के अंदर आ रहे हो, तब एफ वेक्टर टो वेक्टर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और ये 0 यानी आपका एल वेक्टर भी क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी टी भी 0 हो जाएगा। देन एल वेक्टर इक्वल्स टू स्थिरांक यानी कांस्टेंट हो जाता है। अब आप यह देखेंगे कि अब यदि आपका आर वेक्टर आर जो है वो 0 हो जाए, यानी उनकी जो दूरी है वो क्या हो जाए, जो 0 हो जाए, तो आप देखेंगे कि एल वेक्टर टो वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर भी क्या होगा, 0। देन डी एल वेक्टर बाई डी टी यानी एल जो है वो वापस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए हम देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, माना किसी अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहे किसी पिंड के कणों का द्रव्यमान क्या है, m1 m2 m3 वगैरह है, ठीक है, तथा उनका रेखीय संवेग आपका v1 v2 v3 है। अतः घूर्णन कर रहे पिंड के सभी कणों का कोणीय वेग समान है, और घूर्णन अक्ष से कणों की लंबवत दूरियां भी क्या है, अलग अलग होने के कारण रेखीय वेग क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। अतः दृढ़ पिंड क्या होगा कि अतः दृढ़ पिंड की कुल घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है वो प्रत्येक कण की घूर्णन गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। अतः आप संपूर्ण घूर्णन गतिज ऊर्जा देखेंगे तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस 1/2 m3 v3 स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि v की वैल्यू जो होगी रेखीय वेग वो क्या हो जाएगा, r ओमेगा होगा। तो हम यहाँ पर इन सब की वैल्यू रख देंगे, v1 की v2 की, r1 ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा r2 का स्क्वायर, ऐसे ही आप ओमेगा r3 का स्क्वायर आ जाएगा। देन यहाँ पे आप 1/2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में m1 r1 का स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन ले लेते हैं, m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, ऐसे आपके n तक बचता है। तो ये जो है सीरीज, ये सीरीज किसकी होगी, समेशन एम आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। और इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो सबमिशन एम आर स्क्वायर, प्रीवियस क्लासेस में पता है आपको कि ये क्या होता है, जड़त्व होगा, जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। तो हम यहाँ पे E इक्वल्स टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे। और अगर आपका ओमेगा ही क्या हो जाए 1 हो, तो आपके पास जो आई होगा जड़त्व आघूर्ण वो क्या होगा, गतिज ऊर्जा का दुगना हो जाएगा। अर्थात यदि कोई दृढ़ पिंड किसी अक्ष के सापेक्ष इकाई कोणीय वेग से घूम रहा है तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो उस पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा के 2 गुने के बराबर होगा, यानी I इक्वल्स टू 2E हो जाता है। अब आप देखेंगे कि यदि कोई पिंड, जैसे कि कोई साइकिल है, किसी साइकिल के गतिमान पहिए की भांति है, घूर्णन गति के साथ साथ रेखीय गति भी करता है, तो पिंड की कुल गतिज ऊर्जा जो होगी वो घूर्णन गतिज ऊर्जा प्लस रेखीय गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, क्योंकि वो घूम भी रहा है और साथ में रेखीय गति यानी एक पथ पर गति भी, सरल रेखा में गति भी करता है। तो उसकी जो कुल गतिज ऊर्जा होगी वो घूर्णन गतिज ऊर्जा के और रेखीय गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि E इक्वल्स टू घूर्णन गतिज ऊर्जा तो अभी देखी आपने 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर होगा, प्लस रेखीय गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता है 1/2 mv स्क्वायर होता है। अब आप यहाँ पे क्या रखेंगे, I की वैल्यू रख देते हैं m के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या रखेंगे, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, जैसे v की वैल्यू थी ओमेगा आर, तो ऐसे ही ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन आर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैल्यू रख देंगे तो v अपॉन आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 1/2 एम वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा k बाय आर का स्क्वायर प्लस 1। ये हो जाएगी आपकी, अगर कोई भी पिंड गतिज ऊर्जा और घूर्णन गति दोनों क्या कर रहा है, एक साथ करता है, रेखीय गति और घूर्णन गति दोनों एक साथ करता है, तब उसकी कुल गतिज ऊर्जा के इसके इक्वल होगी 1/2 mv स्क्वायर k बाय आर का स्क्वायर प्लस 1, ये होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे
कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा में संबंध, यानी इनके बीच में रिलेशन क्या होगा आपके पास, तो देखेंगे हम कि कोई भी अक्ष ले लेते हैं हम, किसी अक्ष के परितः घूर्णन करते पिंड का कोणीय संवेग क्या हो जाएगा, एल वेक्टर इक्वल्स टू आई ओमेगा, और आई इक्वल्स टू क्या होता है, सबमिशन एम आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ई वेक्टर जो है पिंड की कुल गतिज ऊर्जा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर थी। आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं तो क्या आ जाएगी आपके पास, एल बाई आई हो जाएगा, और एल बाई आई यहाँ से आई यहाँ है आपका, और एल बाई आई आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आई से एक आई कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पे एल स्क्वायर इक्वल्स टू 2IE हो जाएगा। ये क्या है आपका कोणीय संवेग और घूर्णन गतिज ऊर्जा के बीच में रिलेशन होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।